नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। राजनीति का अपराधीकरण और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट निराश। इसी मसले को लेकर आज चर्चा होनी है। अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हमें यकीन है कि विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नहीं करेगी और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में नहीं बल्कि भविष्य में कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया किसी भी पार्टी को ना तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने में और न ही उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विविधता में एकता है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि सरकार की विधायी शाखा कानून लाने पर कोई कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं ले रही। दरअसल पीठ वकील ब्रिजेश सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी का व्यापक प्रकाशन करने के आदेश दिए थे और सिंह का कहना है कि कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के ब्यौरे को सार्वजनिक करने में नाकाम रही हैं। सिंह ने बताया कि फरवरी में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 6 मार्च को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेशों का पालन करने में विफलता को चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुच्छेद 16(a) का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह को निलंबित या वापस लिया जा सकता है। एनसीपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को किसी भी उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करना चाहिए जिसके खिलाफ 7 साल से अधिक के कैद वाले अपराधों के आरोप तय किए गए हैं। और पीठ ने कहा कि 5 जजों की पीठ ने 2019 में स्पष्ट किया था कि एक संवैधानिक अदालत इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि संविधान या किसी कानून में इस तरह की मंजूरी को कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पीठ ने सिब्बल से कहा कि हम निश्चित रूप से आपके सुझाव पर विचार करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दोषी ठहराए गए नेताओं की उम्र भर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दायर संशोधित जनहित याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया था और कानून मंत्रालय ने न्यायालय के दायर हलफनामे में कहा था कि प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए जनहित याचिका में संशोधन के आवेदन में कोई गुण नहीं। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने संशोधित जनहित याचिका लगाई थी और वो जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत 2 साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले नेताओं सहित सभी दोषी व्यक्तियों के जेल से रिहा होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होने की बजाय उम्र भर के लिए प्रतिबंध चाहते थे। 2019 में गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। साथ ही कहा गया कि कानून बनाने वालों पर गंभीर अपराध के केस नहीं होने चाहिए और उन्हें रोकना संसद का काम है। बहरहाल ऐसे में अब सवाल यह है कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे रुकेगा? क्या संसद में इसे लेकर कानून लाया जाना चाहिए? पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रही? क्या राजनीति में अपराधीकरण को रोकने में दलों की दिलचस्पी नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हमें यकीन है कि विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नहीं करेंगे और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि निकट भविष्य में नहीं बल्कि भविष्य में कभी वो ऐसा नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि किसी भी पार्टी को न तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने और न ही उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विविधता में एकता। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि सरकार की विधायी शाखा कानून लाने पर कोई कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं लग रही। साथ ही पीठ वकील ब्रिजेश सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के जानबूझकर पालन नहीं करने का आरोप लगाया। तो मसला वही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को बकायदा कहना पड़ रहा है कि जो सियासतदान है, जो अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, उनका कोई भी रुचि नहीं है कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्ति किया जाए। अब इसके पीछे कारण क्या है, जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस डीपी चौधरी हैं जो कि एक्स जज ओडिशा हाईकोर्ट और उसके साथ ही सौर्या मैथिली हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और साथ ही कमलाकर त्रिपाठी हैं कांग्रेस के नेता और साथ ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले सूर्या जी, ये बहुत गंभीर बात है अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि हम बेहद निराश हैं
कि जो सियासतदान है, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो विपक्ष हो, या फिर अलग अलग सियासी पार्टियां, उनके बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि राजनीति अपराधी से दूर हो सके, अपराधियों से दूर हो सके। देखिए प्रियंका जी, मेरा ऐसा मानना है कि सभी दलों की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया है, जहां पर कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा राजनीति को अपराधीकरण से किया। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय संगठन, भारतीय जनता पार्टी में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति, वहां पर सबसे पहला ये होता है कि एक निष्पक्ष छवि का, साफ छवि का व्यक्ति उम्मीदवार बने। भारतीय जनता पार्टी का यदि वो करेगा क्षेत्र में, उसके आचार विचार हमारी विचारधारा से नहीं। और ऐसा मेरा मानना है कि अन्य दलों को भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को जो है फॉलो करना। लेकिन होता ये है कि भाजपा को छोड़ के जितने भी दल हैं वो सभी वहां पर इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा आपराधिक छवि का व्यक्ति होगा उतना ज्यादा उनको चुनाव जीतने में जो है अपना संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप बिहार चुनाव देख लीजिए, वहां पर किस प्रकार से आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, आरजेडी के 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा उम्मीदवार ठीक है। सूर्य जी, अगर आप 2019 के आंकड़े देखेंगे, जो आंकड़े मेरे पास हैं अभी, उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 116 सांसद और भाजपा के कुल जीतने वालों की लिस्ट में 39%, और ज्यादातर उसमें से ऐसे मामले, ऐसे लोग, ऐसे उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पहली पार्टी है जो कि अपराधियों से पार्टी को बिल्कुल दूर रखती है। ये कैसे संभव है? या तो ये आंकड़े गलत हैं, या फिर आपके बयान में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। सूर्या जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एक कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से खासतौर पर अगर निर्देश देती है या फिर ये बताती है कि देखिए हम पूरी तरीके से निराश हैं, क्योंकि सियासत में जैसी साफ सफाई होनी चाहिए, जैसी स्वच्छता होनी चाहिए, जितना साफ चरित्र के लोग होने चाहिए, वो नहीं नजर आ रहे हैं, क्या पूरी तरीके से ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि कोशिश बहुत कर ली है लेकिन सुधार नहीं हो रहा है? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रियंका जी, आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं आपकी। चलिए, आवाज नहीं पहुंची। कमलाकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है जी। अभी सूर्या जी ने कहा कि देखिए बीजेपी का तो पहले से ही मंशा रहती है, हमेशा ये मंशा रहती है कि अपराधियों को दूर रखा जाए पार्टी से, लेकिन कांग्रेस में भी अगर देखा जाए तो अपराधियों के बोलबाले रहे हैं। चाहे आप 2019 का चुनाव देख लीजिए, चाहे इससे पहले 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, या फिर आप बिहार में चले जाइए। आखिर क्यों मंशा साफ नहीं होती है राजनीति को अपराधियों से दूर रखने की? प्रियंका जी, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर 17 मुकदमे हों और वो भी हत्या, लूट, अपहरण जैसे केशव प्रसाद मौर्य पर योगी आदित्यनाथ जी खुद उन पर, भाजपा तो अपराधियों की शरण स्थली है। बेसिकली इनके साथ ये है कि बाहर कोई है तो वो अपराधी है, भाजपा में आकर के वो गंगा नहा लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी कलम से अपने ऊपर और केशव प्रसाद मौर्य पे और अन्य लोगों पर लगे मुकदमे वापस लेते हैं। तो ये तो भाजपा का चरित्र है। जहां कुलदीप सेंगर हैं, जहां स्वामी चिन्मयानंद हैं, जो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, उसके बारे में कुछ करना बेकार है। अब ओवरऑल पे अगर हम आए तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टियों की समस्या नहीं है प्रियंका जी, ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। समाज में जो अपराध का ग्लैमर है वो एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि पार्टियां भी समाज से ही आती हैं, समाज का वोट लेती हैं। आपको याद होगा मोदी जी की इतनी बड़ी लहर चल रही थी, सारी चीजें थी, और मऊ से अतुल राय नाम का एक आपराधिक इतिहास का व्यक्ति जीतता है। ठीक है, इसी बार के पार्लियामेंट में इस देश में पूरन देवी चुनाव जीतती हैं। इनकी पार्टी के साक्षी महाराज
इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप है और वो चुनाव हर बार जीत जाते हैं। तो बृजभूषण सिंह गुंडा, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, आपके राजा भैया, आपके ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह जो इन्हीं की पार्टी में है, उसके पहले उनके भाई चुलबुल सिंह, ये सारे लोग, चुलबुल सिंह को एमएलसी भेजने का काम किया था इन लोगों ने। तो आप ये समझिए कि ये राजनीतिक प्रश्रयदाता हैं अपनी आकांक्षाओं को सॉल्व करने के लिए, और समाज का एक बड़ा तबका इस बात के लिए जिम्मेदार है। देखिए, आपको याद होगा मायावती जी की जब एक बार सरकार बनी, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल दूध की नहाई हुई है? देखिए, हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन आज की डेट में एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। कंपैरेटिव एनालिसिस ली जाती है प्रियंका जी, और आप कंपैरेटिव एनालिसिस देख लीजिए। हमारे जितने भी जगहों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत दिन से सरकार में नहीं है, लेकिन इसके पहले हमारे क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष पर जो है वो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के मुकदमे तो नहीं थे। चाहे वो निर्मल खत्री जी रहे हो, चाहे वो राजबब्बर जी रहे हो, चाहे उसके पहले सलमान खुर्शीद रहे हो, रीता बहुगुणा जोशी रहे हो। ठीक है, इस बात का जवाब सूर्य जी दे देंगे, लेकिन अभी मुझे डीपी चौधरी जी का भी रुख करना है। डीपी चौधरी जी, जिस तरीके से अदालत ने कहा कि देखिए हम इस बाबत कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते हैं, और इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन ये नतीजा निकलकर सामने आता है कि कोई भी सुधार की जो गुंजाइश है उसका रास्ता वो निकलता नहीं मिलता। क्या मानकर चला जाए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो न्यायपालिका की तरफ से भी कुछ सख्ती में एक कमी जरूर रही है, जिसके चलते नियम और कानून लागू नहीं हुए? डीपी चौधरी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी, आवाज आ गई जी। सवाल सुना आपने मेरा या मैं दोहराऊं? हाँ जी, ऐसे है कि एक्चुअली मैंने जब सुन रहा था आपका जो पॉलिटिकल पार्टी ने आपको जो सुझाव दिया है कि इतना ही राजनीतिकरण और वहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दिए थे, आपको मालूम होगा कि फरवरी 2020 में जो ऑर्डर दिए थे कि जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने जैसे जो पार्टी का जो जितना ही है उनका अपराधीकरण है, उनको एक तालिका प्रस्तुत करके पहले से बताना चाहिए। एक्चुअली ये जो ऑर्डर है, दिस इज ए डायरेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जो है उसको मानना पड़ेगा, और इनको आप नहीं मानेंगे तो आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में प्रोविजन है। हाँ, एक बात आप सुझाव दे सकते हैं, ये डायरेक्शन है या ये सिर्फ इसका सजेशन है, तो बराबर डायरेक्शन है, क्योंकि 141, 142 में जो डायरेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो जरूर ये सबके लिए, क्योंकि एवरीबडी हु इज एक्चुअली पार्टी टू दी प्रोसीडिंग इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. So that is why the Supreme Court has directed yesterday that what type of punishment can be given to the parties those who are violating, including election commission, right? So that does not mean that means that Supreme Court जितना order दिए उसको मानना पड़ेगा. So if they are not following, then definitely punishment is there. So मेरा ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से जो कदम उठाया है, हियरिंग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं. And that to say political parties, if they think that we are representative people and we are not necessary, we can, but it's not that. You see, कानून है और कानून को मानना पड़ेगा. बिल्कुल. डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, अभी जिस तरीके से डीपी चौधरी जी ने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार कहा है, और अब भी जिस तरीके से निराशा व्यक्त की है उससे पता चलता है कि जो सियासतदान है वो पूरी तरीके से उन निर्देशों का पालन नहीं करते. तो फिर ऐसे में कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता है कोर्ट की तरफ से? एक्चुअली कोर्ट ने अभी जब ये पिटीशन आई थी, कंटेम्प्ट पिटीशन आई थी, कोर्ट डिस्टर्ब थी. बिहार असेंबली के इलेक्शंस वगैरह के जो रिजल्ट थे उसमें कोर्ट को लगा कि उनके लिए वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए कि वो कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है. और उन्होंने, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है, विलफुल डिसोबीडियंस है. मतलब आप नहीं मान रहे हैं अगर कोर्ट के ऑर्डर का, तो विलफुल डिसोबीडियंस है. मेरा कहना ये है कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया 2018 में सितंबर में
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स हो रहा है। राजनीति में जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे थे, उससे चिंतित होकर कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। अभी फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया था, ये जरूरी बना दिया था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी वेबसाइट पे और कम से कम 2 न्यूज़पेपर के ऊपर जो भी उनकी पार्टी से क्रिमिनल्स कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन को लड़ेंगे, उनके नाम प्रकाशित करेंगे। कोर्ट ने, क्योंकि जो एक्चुअली कोर्ट की यहां तक भी ऑब्जर्वेशन आ गई कि इसमें आपसी मतभेद नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, और उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक सेंटेंस फ्रेज यूज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सब मिले हुए हैं। जैसा अभी हमारे साथी ने अभी बताया कि हमाम में सब एक जैसे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बेशक अलग अलग हों, मतभेद हों, लेकिन इस मामले पे जब आते हैं तो वहां पर एकता नजर आ जाती है। प्रिया जी, अभी जिस तरीके से कमलाकर जी आरोप लगा रहे थे कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो उनका भी आंचल पूरी तरीके से साफ नहीं है, उनका भी दामन कहीं न कहीं दाग लगे हुए हैं। तो इस बाबत उनके जो सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है कि उन सवालों में दम है? क्योंकि जब जैसी छवि होगी वैसा ही जनता भी देखेगी, वैसा ही जनता भी करेगी। तो इस बाबत भी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सत्ताधारी बीजेपी है इस वक्त, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, कई राज्य हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी सत्ता में, तो कम से कम शुरुआत तो वहां से हो। देखिए अभी मैं कमलाकर त्रिपाठी को बड़े मैंने और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी हैं प्रदीप त्रिपाठी, बहुत सारी बातें यहाँ निकल के आई। और कमलाकर जी तो सरकार से प्रस्ताव कर रहे थे कि उनको सरकार से राजनीतिक मौके दिए। देखिए, उन्होंने बहुत सारे आरोप भाजपा पे लगाए। मैं उनको सिर्फ 2 शब्दों में इतना कहना चाहता हूँ कि आज के समय में कांग्रेस का जो संसदीय दल है लोकसभा के अंदर मात्र 40-45 लोगों का, 40-45 सांसद, उनमें से 29 सांसदों के ऊपर सीरियस ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर। मतलब आप सोच लीजिए 80% जो सांसद हैं कांग्रेस के, सभी सीरियस ऑफेंसेस में हैं। और उसके अंदर 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रियंका जी, और वो नाम है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी। तो आप ये सोचिए कि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ते हैं, जिनकी फोटो को ये रोज धूप बत्ती देते हैं, आरती उतारते हैं, जिनके घरों में और उनके नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन कुत्तों को देख के ये दो मिलाते हैं। उनके घर में जब इतने सीरियस ऑफेंसिव हैं कि दूसरी पार्टियों के ऊपर प्रकृति से लगाई, हमारी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सदैव राजनीति के क्षेत्र के अंदर स्वच्छता और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। चाहे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इस समय में वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो। तो ये एक पैटर्न है हमारी पार्टी का। हमारी पार्टी का जो ठीक है, आपने अपनी पार्टी को क्लीन चिट दे दी। आ रही हूँ आपके पास प्रदीप जी। हाँ, 20 सेकेंड। हमारी पार्टी का जो ध्येय है वो त्याग, सत्या और बलिदान का। लेकिन बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, जिनकी पार्टी के अंदर महिलाओं के शरीर को काट कर तंदूर में झोंका दिया। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि उनकी जेल में पहुंच गए, कन्विक्टेड हो गए, फिर भी उनको पैरोल दिलाने के लिए ये लोग राजनीतिक वस्तु। चलिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ कि देखिए, जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपका ऑफेंसिव वो नहीं हो जाते, अपना प्रूफ नहीं हो जाते कोर्ट के अंदर, तब तक तो संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। जब इस देश के अंदर ऑन रिकॉर्ड भारत के टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह कहने वाले लोग सत्ता में जाने की कोशिश करें और कांग्रेस जैसे दल वहां पर अपना उम्मीदवार ना उतारे, तो ये मंशा साबित होती है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है डॉक्टर प्रदीप। हाँ, मैं इसमें एक समाधान बता सकता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपको जान के अचंभा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ऊपर स्पेशल कोर्ट जो एमपी और एमएलए का ही केस डील करते हैं वो हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि उसके अंदर अभी 4442 केसेस पेंडिंग हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, सितंबर 1, 2020 का आंकड़ा था उस टाइम पे जब ये था। ये जो पिटीशन डली प्रियंका जी, इसमें कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन वो है कि इसमें गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन दोनों फेल हुए।
कि वो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करा पाए। मेरा एक सजेशन इसमें ये रहेगा कि क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज का हो सकता है किसी हद तक इंटरफेरेंस बिकॉज वो लेजिस्लेशन में है, तो कोर्ट की इतनी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें एक प्रोविजन होता है जो अभी कोर्ट के डायरेक्शन पे ही इलेक्शन कमीशन ने अभी 6 मार्च 2021 को सभी पार्टीज को एक लेटर लिखा है। मेरा कहना यह है कि आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है सुप्रीम का कि वो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, और उसमें उनके पास जो डायरेक्शन, वो जो सुपरिंटेंडेंस है वो डायरेक्शन भी है और कंट्रोल भी है। वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ। अब अगर नॉन कंप्लायंस अगर इसमें होता है किसी भी तरह से, सुप्रीम कोर्ट का अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो ईसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ईसी के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे कमिश्नर्स हो, उनको आप कंटेम्प्ट में हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर 16A पैराग्राफ 16A है हमारा जो इलेक्शन सिंबल रिप्रेजेंटेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 का जी, उसके अंदर 16A जो पैराग्राफ है वो इलेक्शन सिंबल के बारे में बात करता है, और नॉन कंप्लायंस एक ब्रीच होगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का भी, और अगर पार्टीज ब्रीच करेंगी तो वो नॉन कंप्लायंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर का होगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासी मंशा भी होनी जरूरी है, और जब तक सियासी मंशा नहीं होगी तब तक राजनीति से अपराध दूर नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारू का, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारू का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो राजनीति से अगर सियासत जो बनी हुई है, तो जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने उम्मीदवारों की छवि का खास तौर पर ख्याल रखें। अगर वहां पर जरा सा भी दाग है तो टिकट ना दें, लेकिन इसके लिए एक बड़ी और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के साथ।